ठीक है, आईडीटी में पहला कस्टम हम लोग शुरू कर रहे हैं, 15 नंबर का कस्टम से आने वाला है। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 10 नंबर का प्रैक्टिकल आने वाला है, बाकी थ्योरेटिकल चीज आने वाले हैं। एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा 10 नंबर का तुम्हारा सम्स। तो जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये रहा, जीएसटी 60 मार्क्स एंड कस्टम्स 15 मार्क्स। तो कस्टम में जो 15 मार्क्स है, इसमें देखो एक क्वेश्चन 5 नंबर है और एक क्वेश्चन 10 नंबर है, टोटल 15। तो ये जो 10 नंबर का क्वेश्चन होगा ये तो सम्स आने वाला ही है, गारंटीड आने वाला है। और ये वाला थ्योरी या फिर सम्स, मेनली थ्योरी। ठीक है, तो ये वाला तुम सम्स पकड़ के चलना, ये सम्स आने वाले हैं, गारंटीड सम्स आने वाला है। ठीक है, बट हम लोग को थ्योरी पढ़ते पढ़ते सम्स में जाना होगा। तो पहले हम लोग करेंगे क्या, कस्टम्स का इंट्रोडक्शन। कस्टम्स का अंदर जो हम लोग चैप्टर यहाँ पे लिखे थे, ये चैप्टर्स है एक एक पार्ट, जैसे इंट्रोडक्शन, टैक्सेबल इवेंट, डेफिनेशन क्या क्या है, ड्यूटीज क्या होता है, वैल्यूएशन क्या होता है एंड बैगेज। वैल्यूएशन से हम लोग का सम्स आते हैं नॉर्मली। ठीक है, बाकी थ्योरेटिकल चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग पहले इंट्रोडक्शन में आ जाएंगे, और इंट्रोडक्शन में क्या है, कस्टम ड्यूटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, और किसके ऊपर होता है ये टैक्स, किसके ऊपर चार्ज होता है, इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर चार्ज होता है। जितना मार्क करवाएंगे उतना मार्क करते करते चलना। ठीक है, किसके ऊपर चार्ज होगा, इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट के ऊपर चार्ज होने वाला। उसके बाद द कस्टम एक्ट 1962 imposes duty on import of any goods into India or export any goods out of India। जैसे इंडिया में कोई सामान बन रहा है, उस सामान का प्राइस सपोज सोचो 100 रुपये है, बट चाइना में वही सामान बनता है तुम्हारा 60 रुपीज़ में बन जाता है, और उसको जब इंडिया में लाता है उसका प्राइस होता है 70। तो अगर यहाँ पे जो कस्टमर्स है वो कौन सा प्रोडक्ट खरीदने वाले, इंडियन प्रोडक्ट खरीदने वाले या फिर चाइनीज प्रोडक्ट खरीदने वाले, ऑब्वियसली चाइनीज प्रोडक्ट खरीदने वाले। क्यों, 70 रुपये में मिल जाएगा तुमको भाई। 100 रुपये का सामान जो था, वो जो 100 रुपये में यहाँ पे बेच रहा था, वही 70 रुपये में आ जा रहा है कहाँ पे, तुम्हारा कस्टम, तुम्हारा चाइना से। तो तुम कौन से प्रोडक्ट खरीदने वाले हो, इंडिया में इंपोर्ट करके बेच रहे हैं ना। सपोज खिलौना है, खिलौना का ये है, मोस्ट मोस्ट ऑफ द टॉयज क्या होता है, चाइना से इम्पोर्ट होता है। ठीक है, तो चाइनीज जो टॉयज होता है वो बहुत कम प्राइस में बिकता है यहाँ पे, और जो इंडिया वाला प्रोडक्ट है वो ज़्यादा प्राइस है। तो अब इंडिया वाला प्रोडक्ट कोई खरीदने वाला नहीं वाला है, क्या करेगा, चाइनीज वाला प्रोडक्ट खरीद लेगा। तो अब प्रॉब्लम क्या होगा, इंडिया में जो मैन्युफैक्चरर्स है वो बर्बाद हो जाएगा, है ना। उसका वो जो पैसा लगाया, सब कुछ किया, वो अगर प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, बिजनेस बंद हो जाएगा, तो यहाँ पे ग्रोथ नहीं होने वाले। तो यहाँ पे जो बिजनेसमैन है उन लोग को सेफ गार्ड करने के लिए एंड दोनों का प्राइस सेम रखने के लिए क्या करते हैं, वहाँ पे कस्टम लगा देते हैं। क्लियर, जैसे एप्पल का प्रोडक्ट यहाँ पे क्यों बनाने बोल रहा था, अगर यहाँ पे बनेगा तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। ठीक है, अगर बाहर से आएगा, अगर ड्यूटी नहीं रहेगा तो इंडिया को कोई तो फायदा नहीं हुआ ना। इंडिया क्या करते हैं, ड्यूटी लगाते हैं, जिससे वो बैलेंस जो है वो ये सही रहे। क्लियर, तो कस्टम एक्ट 1962 इम्पोज ड्यूटी ऑन इंपोर्ट ऑफ एनी गुड्स, कोई भी अगर गुड्स इंपोर्ट करोगे उसके ऊपर लगेगा, और एक्सपोर्ट ऑफ एनी गुड्स आउटसाइड इंडिया अगर होगा उसको, उसके लिए भी क्या होगा, कस्टम ड्यूटी लगने वाला है। और ये जो एक्ट है, ये एक्ट कहाँ पे एप्लीकेबल है, एक्ट कहाँ कब आया था, एक्ट इंटू फोर्स 1/2/1963, एंड ये होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है। द एक्ट रिप्लेस द सी कस्टम एक्ट 1878। ये कौन सी चीज को रिप्लेस कर दिया था, ये चीज को रिप्लेस कर दिया था, बट अभी जो कर रहे हैं हम लोग वो इंपॉर्टेंट है। कस्टम ड्यूटी चार्ज एट द रेट स्पेसिफाइड इन द कस्टम टैरिफ एक्ट। तो रेट कहाँ पे दिया हुआ है बताओ, कौन सा रेट, कितना रेट एप्लीकेबल होगा, कहाँ पे दिया हुआ है, कस्टम टैरिफ एक्ट में दिया हुआ है। क्लियर, कस्टम टैरिफ एक्ट में वो रेट दिया हुआ है, कौन सा रेट में वो टैक्सेबल होने वाला है। उसके बाद कस्टम ऑफिसर, पॉपुलरली टर्म्ड एज प्रॉपर ऑफिसर, कस्टम ऑफिसर को हम लोग और एक नाम से जानते हैं, प्रॉपर ऑफिसर। उसके बाद की डॉक्यूमेंट फॉर इंपोर्ट, अगर जब तुम इंपोर्ट करोगे कौन सा की डॉक्यूमेंट है,
बिल ऑफ एंट्री की डॉक्यूमेंट है, ये कौन फाइल करेगा? फाइल्ड बाय इंपोर्टर, मतलब जो इंपोर्ट करता है वो क्या फाइल करेगा एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट? बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा। ठीक है, ये टर्म्स हम लोग को चाहिए होगा बाद में जब सम्स आएगा वो समझने के लिए, बिल ऑफ एंट्री क्या होता है ये सब चीज़। एंड की डॉक्यूमेंट फॉर एक्सपोर्ट क्या है? शिपिंग बिल फाइल्ड बाय एक्सपोर्टर। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज़। नेक्स्ट, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ऑन गुड्स, ये सब चीज़ है। तो कस्टम ड्यूटी यूनियन लिस्ट में है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। मतलब ये कस्टम ड्यूटी कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है। एक होता है स्टेट गवर्नमेंट एंड दूसरा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। CGST, SGST, IGST, ये सारा GST जो है ये तुम्हारा स्टेट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जो CGST है वो वाला पार्ट सेंट्रल ले लेता है, SGST वाला पार्ट स्टेट को दे देता है। बट ये जो कस्टम जो कलेक्ट कर रहा है ये कोई स्टेट को नहीं दिया जाएगा, ये कौन ले लेगा? तुम्हारा यूनियन गवर्नमेंट ले लेगा। मतलब तुम्हारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, टैक्स डिपार्टमेंट, कस्टम ड्यूटी ऑफ ये ड्यूटी जो डिपार्टमेंट है वो ले लेगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही जाने वाला है। ठीक है, एक मूवी आया है तस्करी बोल के, नेटफ्लिक्स में आया हुआ है, इमरान हाशमी का, एक बार देखना। ठीक है, तो कस्टम्स में कैसे क्या चोरी होता है वगैरह वो सब दिखाया है, एक बार कस्टम समझ में आ जाएगा क्या क्या होता है वहाँ पे, तो जस्ट देखने के लिए देखना। ठीक है, नेक्स्ट होता है ड्यूटी। ड्यूटी क्या होता है? गुड्स इंपोर्टेड फॉर रीसेल और सेल्फ यूज बोथ शैल बी लायबल टू कस्टम ड्यूटी। दैट मीन्स मैं कुछ गुड्स खरीद के लेकर आया हूँ, सपोज मैं यूएसए से ट्रैवल कर रहा हूँ, यूएसए से ट्रैवल करके मैं क्या किया, एक आईफोन खरीद के लेके आया और आईफोन मेरे पॉकेट में डाल के रखा था सील खोल के। ठीक है, और मेरे पास और एक फ़ोन था, उस फ़ोन के ऊपर कस्टम ड्यूटी नहीं पड़ेगा बिकॉज सील खोला हुआ है। बट अगर वो सील पैक है उसको फिर क्या करना होगा? कस्टम ड्यूटी दे के फिर लेने, मतलब या इंडिया में आएगा। मैं बोलूँगा सर मेरे को ये सेल्फ यूज़ करना है, तभी भी कस्टम लगने वाला है। ठीक है, अगर वो तुम बेचे तो वो कुछ नहीं सुनने वाला है, नहीं उसको पूरा तुम लाए हो, ठीक है, तुमको टैक्स देना होगा, कस्टम ड्यूटी दे के फिर निकलना होगा। ठीक है, ये कहाँ पे होता है? जो इंटरनेशनल फ्लाइट होता है उसमें होता है, डोमेस्टिक फ्लाइट में नहीं होता है। ठीक है, तो डोमेस्टिक फ्लाइट में क्या होगा? यहाँ तुम दिल्ली से कोलकाता जाओगे, कोलकाता से मुंबई जाओगे और कहाँ पे जाओगे? बट इंटरनेशनल फ्लाइट में क्या होता है? कोई अगर ऐसा कुछ सामान लेके आता है तो उसमें ऊपर कस्टम ड्यूटी चार्ज होता है। अगर हाँ कुछ नहीं लगने वाला है। ठीक है, अगर ऐसे तुम्हारे पास, अगर ऐसे ऐसे तुम्हारे बहुत सारा फ़ोन रखा हुआ है और डब्बा तुम बैग में रखे हो और पॉकेट में 3-4 फ़ोन एक साथ लेके रखे हो, कस्टम ड्यूटी लगने वाला है, एकदम लगने वाला है। तुम उसको बाद में वहाँ पे डाल के पैक करके फिर रीसेल करने वाले हो, इसीलिए। ठीक है, चलो इसके बाद होता है गुड्स। गुड्स क्या होता है? कस्टम ड्यूटी इज लिवाइड ऑन गुड्स ओनली। ठीक है, एंड नॉट ऑन सर्विस। सर्विस में कस्टम ड्यूटी कैसे लगने वाले? गुड्स के ऊपर ही खाली कस्टम ड्यूटी लगने वाले। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ फ्रॉम यूएसए, उसके लिए मेरे को कस्टम ड्यूटी देना होगा क्या? वो तो सर्विस देना होगा, है ना? तो उस सर्विस के लिए कभी भी कस्टम ड्यूटी लगने नहीं वाला है। किसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगने वाला है? ओनली ऑन गुड्स। उसके बाद इंपोर्ट ऑन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस आर नॉट सब्जेक्ट टू कस्टम ड्यूटी। तो इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज नॉट सब्जेक्ट टू कस्टम ड्यूटी, क्लियर, रादर गवर्न बाय GST लॉ। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो हम लोग कोई भी अगर सॉफ्टवेयर खरीदते हैं फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, ठीक है, तो हम लोग को क्या देना होगा? GST। इंडिया में खरीदेंगे तभी भी GST देना होगा। ठीक है, अगर बाहर से कोई भी हम लोग कोई सॉफ्टवेयर वगैरह खरीदते हैं वहाँ पे भी GST देना होता है। अभी ट्राई करना, देखना वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर का प्राइस आएगा उसके साथ GST का ये रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जो भी सब्सक्रिप्शन है, यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन, ये सब बाहर में कंपनी है, उन लोग से हम लोग क्या ले रहे हैं? सर्विस ले रहे हैं। वहाँ पे देखना GST लिखा हुआ है, कस्टम नहीं रहता है कि GST इतना चार्ज हुआ है। ठीक है, तो सर्विस के लिए क्या होता है? GST चार्ज होता है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्पेसिफाइड रेट। स्पेसिफाइड रेट कहाँ पे लिखा होगा? रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी कहाँ पे लिखा रहता है? कस्टम
टैरिफ एक्ट में लिखा रहने वाला है, ठीक है। कस्टम टैरिफ एक्ट में क्या लिखा रहने वाला है, कस्टम ड्यूटी का रेट लिखा होना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, सोशल वेलफेयर सरचार्ज इंपॉर्टेंट। सोशल वेलफेयर सरचार्ज ताल लगा के लिख के रखना इंपॉर्टेंट, ठीक है। अपार्ट ऑफ कस्टम बेसिक कस्टम ड्यूटी, apart from basic custom duty on all import of specified goods, social welfare surcharge shall be applicable, ठीक है। तो सोशल वेलफेयर सरचार्ज क्या है, अपार्ट फ्रॉम बेसिक कस्टम ड्यूटी, मतलब बेसिक कस्टम ड्यूटी छोड़ के, जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है, अपार्ट फ्रॉम बेसिक कस्टम ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी को छोड़ के और जो तुम्हारा चार्जेस लगने वाले ऑन ऑल इंपोर्ट ऑफ अ स्पेसिफाइड गुड्स, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोशल वेलफेयर चार्ज बोलेंगे। मतलब कोई कुछ गुड्स इंपोर्ट किए बाहर से, उसमें तो बेसिक कस्टम ड्यूटी लगने वाले हैं, साथ साथ उस इंपोर्ट पे सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगने वाले कोई कोई स्पेसिफिक गुड्स में, ओके। एक्सपोर्ट इज नॉट लायबल टू SWC, कभी भी एक्सपोर्ट के ऊपर कोई भी सरचार्ज नहीं होने वाला है, SWC नहीं होने वाला है, किसके SWS नहीं होने वाले, किसके ऊपर होने वाले, ऑल इंपोर्ट के ऊपर होने वाले, क्लियर। सारा का सारा इंपोर्ट के ऊपर होने वाले, कोई भी सारा का सारा इंपोर्ट के ऊपर होने वाला, कोई भी किसके ऊपर नहीं होने वाला, जल्दी से बताओ, कोई भी एक्सपोर्ट के ऊपर SWS नहीं होता है, क्लियर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट शैल यूटिलाइज द अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम एज सोशल वेलफेयर सरचार्ज। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये जो सोशल वेलफेयर सरचार्ज आता है वो कौन सा पर्पस के लिए यूज करता है, एडुकेशन, हेल्थ एंड सोशल सिक्योरिटीज के लिए यूज करते हैं। एंड SWS का रेट कितना है, SWS नोटिफाइड गुड्स, जो नोटिफाइड गुड्स रहेगा उसके ऊपर कितना परसेंट चार्ज होने वाला है, तो हमारा 10% रेट चार्ज होने वाला है, ठीक है। SWS कितना होने वाला है, तुम्हारा 10% होने वाला है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, चलो जल्दी से मार्क करो एक बार। नेक्स्ट है तुम्हारा राउंडिंग ऑफ ड्यूटीज, ठीक है। राउंडिंग ऑफ ड्यूटी, तो नियरेस्ट रूपी में हम लोग को राउंड ऑफ करना होगा। सपोज ड्यूटी तुम्हारा आया 40,928.50, तो ये क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ हो जाएगा 40,929 में, क्लियर। तो दैट मीन्स अगर कस्टम ड्यूटी 50 पैसे से ज़्यादा हो जाता है तो नेक्स्ट रुपीज़ में वो राउंड ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल और एग्जाम्पल लो, अगर वही हुआ 99,875.82, ये क्या हो जाएगा, 76 हो जाएगा। अगर 28 हुआ, अगर 28 हुआ वो किस में राउंड ऑफ हो जाता है, जल्दी से बताओ, खाली 99875 में ही राउंड ऑफ होगा। और फिर से अगर 9987.50 हो जाएगा तो वो 99876 हो जाएगा, क्लियर। तो ये राउंडिंग ऑफ का तुम्हारा सेक्शन है, राउंडिंग ऑफ कैसे होने वाले। तो हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ लिए, इंट्रोडक्शन पढ़ लिए कस्टम का, उसके बाद मीनिंग ऑफ कस्टम ड्यूटी पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद मीनिंग ऑफ कस्टम ड्यूटी पढ़ लिए, उसके बाद सोशल वेलफेयर सरचार्ज पढ़ लिए, फिर हम लोग पढ़े राउंडिंग ऑफ, ठीक है। राउंडिंग ऑफ के बाद हम लोग पढ़ने वाले चार्जेबिलिटी, ठीक है। ये वाला एक बार मार्क कर लो जल्दी से, फन। ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट गुड्स, ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट गुड्स, government goods shall be treated at par with non-government goods for the purpose of levy of custom duty. The charging section applies to goods belonging government as well as goods not belonging government. That means even goods imported by government, either state or union, are to suffer duty. अगर क्या होता है, गवर्नमेंट भी कुछ भी इंपोर्ट करता है तो उसके लिए भी ड्यूटी लगने वाले हैं, ये लिखा हुआ है, गवर्नमेंट भी कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगी तो कस्टम ड्यूटी लगेगा, जैसे सब पे लगता है, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले इंपोर्ट प्रोसीड्यूर, कैसे हम लोग इंपोर्ट प्रोसीड्यूर करेंगे, ठीक है।
फर्स्ट अच्छे से सुनना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपोर्ट प्रोसीड्यूर, मतलब तुम जब इंपोर्ट कर रहे हो तो कैसे इंपोर्ट करोगे, ठीक है। और देख रहा, फर्स्ट अराइवल ऑफ वेसल एंड एयरक्राफ्ट इन इंडिया। पहले क्या होगा, अराइवल होगा वेसल या फिर एयरक्राफ्ट इन द इंडिया। वेसल मतलब बड़ा बड़ा जहाज जो हल्दिया पोर्ट में आता है या फिर कोई भी पोर्ट में जाते हैं, अदानी पोर्ट वगैरह, ठीक है, गुजरात पोर्ट में। एंड एयरक्राफ्ट तुम्हारा लैंड पे आके पहले उतरा, ठीक है। अब तुम उसमें कुछ इंपोर्ट कर रहे हो, अ वेसल और एन एयरक्राफ्ट कैन लैंड इन इंडिया after approval from custom department. For this purpose the person in charge, a person in charge मतलब कौन हो गया, of vessel or aircraft deliver to the proper officer an import general manifest, that is IGM, import general manifest, that is IGM, also called arrival manifest, electronically prior to the arrival of the vessel or aircraft as the case may be। तो क्या हो गया, जब वेसल इंडिया में लैंड करने वाले, वेसल और एयरक्राफ्ट लैंड इन इंडिया आफ्टर अप्रूवल ऑफ द कस्टम डिपार्टमेंट, फॉर दिस पर्पस द पर्सन इन चार्ज ऑफ द वेसल, मतलब वेसल में जो पर्सन इन चार्ज है वो डिलीवर टू द प्रॉपर ऑफिसर, क्या डिलीवर कर देगा, एन इम्पोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट किया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिकली प्रायर टू द अराइवल ऑफ द वेसल और एयरक्राफ्ट एज द केस में भी लेके रखा था, वो किसको दे देगा, तुम्हारा प्रॉपर ऑफिसर को दे देगा, ठीक है, दैट इज कस्टम ऑफिसर को। इसीलिए यहाँ पे हम लोग पढ़े थे, ठीक है। यहाँ पे देखो ऊपर लिखा हुआ ना, जे कस्टम ऑफिसर इज पॉपुलरली नोन एज प्रॉपर ऑफिसर, है ना। कस्टम ऑफिसर को हम लोग क्या बोलते हैं, और नाम क्या है कस्टम ऑफिसर का, प्रॉपर ऑफिसर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर ऑफिसर भी बोलते हैं, क्लियर। तो तुम्हारा वेसल आ गया इंडिया में, ठीक है, लैंड कर गया, उसके बाद तो फर्स्ट क्या हो गया, आईजीएम, फर्स्ट क्या होगा, आईजीएम, ठीक है, पहले देख लो उसके बाद करना। उसके बाद सेकेंड, imported goods not to be unloaded from vessel until entry inwards granted। नेक्स्ट वाला क्या होगा, एंट्री इनवर्ड, क्या होगा नेक्स्ट वाला, एंट्री इनवर्ड। द मास्टर ऑफ वेसल shall not permitted the unloading of goods of any imported goods until an order has been given by the proper officer granting entry inward। तो प्रॉपर ऑफिसर क्या देगा उसको, एंट्री इनवर्ड देगा। उसके बाद क्या देगा जल्दी से बताओ, प्रॉपर ऑफिसर क्या देगा उसको, एंट्री इनवर्ड देने वाला है। क्यों देता है, फॉर अनलोडिंग ऑफ गुड्स। पेन से, मेरा बुक है, कुछ भी करो, आराम से करो, ठीक है। नेक्स्ट वन, जब एंट्री इनवर्ड मिल गया उसके बाद क्या करेगा, अनलोडेड गुड्स शैल बी केप्ट विद द कस्टोडियन, तो उसके बाद वो कस्टोडियन के पास चला जाएगा, ठीक है। फिर बिल ऑफ एंट्री, द इंपोर्टर शैल फाइल बिल ऑफ एंट्री, द इंपोर्टर शैल फाइल बिल ऑफ एंट्री टू द प्रॉपर ऑफिसर इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। तो उसके बाद क्या होने वाला है, बिल ऑफ एंट्री होने वाला है, कौन फाइल करेगा, फाइल बाय इंपोर्टर टू द, हाँ
फाइल बाय इंपोर्टर टू द प्रॉपर कस्टम ऑफिसर लिख के रखा ना। ठीक है, टू द कस्टम ऑफिसर। नेक्स्ट, तो फर्स्ट, सेकेंड, उसके बाद ओ अनलोड वाला लिख लो, अनलोड कर लिया। नंबर 3, अनलोडेड गुड्स कर लो, उसके बाद बिल ऑफ एंट्री फाइल करो। ठीक है, तो फाइल बाय इंपोर्टर टू द कस्टम ऑफिसर। ठीक है, कैसे कैसे फाइल करेगा? बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन। ठीक है, इसके लिए वाइट बिल ऑफ एंट्री लगता है। ठीक है, वहां पे मार्क करवाएंगे। नेक्स्ट, बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग। अभी मेरे वेयर हाउस में जाएगा नहीं है, तो कस्टम में जो वेयर हाउस है उसमें डाल रहे सब सामान को। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा? येलो बिल ऑफ एंट्री। जैसे तुम लोग का क्वेश्चन पेपर डिफरेंट डिफरेंट कलर का होता था ना क्लास 12 में, वेस्ट बंगाल काउंसिल में, वैसे वाला। वेस्ट बंगाल काउंसिल में डिफरेंट डिफरेंट कलर का होता है अभी। हाँ, येलो, ग्रीन, हाँ, डिफरेंट डिफरेंट कलर होता है क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट, बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ एंट्री शेलिंग। ठीक है, हो गया ये वाला, डन। तो एक बार यहाँ पे मार्क कर लो एक बार। तो बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, वाइट बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ एंट्री फॉर वायर हाउसिंग, येलो बिल ऑफ एंट्री। ठीक है, और बिल ऑफ एंट्री में क्या क्या लिखा रहता है? बिल ऑफ एंट्री इंक्लूड क्या क्या होता है? डिटेल्स ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, क्या कौन सा गुड्स मंगवाए, उसका वैल्यू क्या है, कितना ड्यूटी पेमेंट करना होगा। बिल ऑफ एंट्री में ये सारा चीज लिखा रहता है। क्या क्या लिखा रहेगा? डिटेल्स ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, वैल्यू एंड ड्यूटी पेबल कितना होगा, वो बिल ऑफ एंट्री में लिखा रहता है। तो बिल ऑफ एंट्री में क्या क्या लिखा रहता है? बिल ऑफ एंट्री में लिखा रहेगा तुम्हारा डिटेल्स ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, उसके बाद वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स एंड ड्यूटी पेबल कितना होगा, वो तुम्हारा लिखा रहेगा यहाँ पे। डन। तो ये वाला पार्ट हम लोग का हो गया, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। इंट्रोडक्शन यहाँ पे हम लोग का समाप्त हो जाता है। तो हम लोग का जो, हाँ ना, तो हम लोग का नहीं चाहिए, तो हम लोग का जो होगा वो इंट्रोडक्शन पोर्शन यहाँ पे हम लोग का समाप्त हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टैक्सेबल इवेंट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ ड्यूटीज। इसके बाद हम लोग को पढ़ना होगा टैक्सेबल इवेंट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ ड्यूटीज, ये वाला पार्ट। अच्छा, ये वाला जो टैक्सेबल इवेंट है एंड डिटर्मिनेशन ऑफ ड्यूटीज, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे समझ आता है। ठीक है, अच्छे से एक बार पढ़ना पहले। टैक्सेबल इवेंट का मतलब क्या बोल रहे हैं? टैक्सेबल इवेंट refers to an event when liability to pay tax arises। कब लायबिलिटी होगा पेमेंट, टैक्स पेमेंट करना, वो अराइज कब होगा, वो वाला चीज। टैक्सेबल इवेंट इन केस ऑफ इंपोर्ट, टैक्सेबल इवेंट इन केस ऑफ इंपोर्ट। ठीक है, वो कहाँ पे दिया हुआ है? सेक्शन 15 में दिया हुआ है। क्या बोल रहे हैं अच्छे से एक बार पढ़ोगे।
import of goods commences when the goods crosses Indian territorial water and gets completed when such goods are cleared for home consumption by custom authorities. So imported goods commences when the goods crosses the Indian territorial water. तो import of goods कब commence होता है? import of goods कब commence होता है बताओ? जब when the goods crosses Indian territorial waters. ठीक है, तो कमेंस कब होगा? इंपोर्ट ऑफ गुड्स कब कमेंस होगा? इंपोर्ट ऑफ गुड्स कमेंस होगा जब वो इंडियन टेरिटोरियल वाटर को क्रॉस कर गया। ठीक है, और वो एंड कब होगा एंड गेट्स कंप्लीटेड कब होगा? एंड गेट्स कंप्लीटेड कब होगा? व्हेन सच गुड्स आर क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन बाय कस्टोडियन ऑथोरिटीज। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जब इंपोर्ट हो रहा है गुड्स, वो कमेंस कब होगा? पोर्ट में आने से पहले, जब तुम इंडियन टेरिटोरियल वाटर में आ गए हो। ठीक है, मनी हेस्ट कौन कौन देखा था? कोई देखियो मनी हेस्ट? तो वहाँ पे वो टेरिटोरियल वाटर बोल रहा था एक टाइम कि वो वाला टेरिटोरियल वाटर अगर क्रॉस करेंगे वो इंटरनेशनल टेरिटोरियल वाटर में चले जाएंगे और कोई पकड़ नहीं पाएगा। ठीक है, तो हम लोग का जो इंडिया के नीचे जो टेरिटोरियल वाटर है पूरा बे ऑफ बंगाल का, ठीक है, उसके अंदर जब चले आते हैं एक तुम्हारा इतना नॉटिकल माइल वगैरह रहता है, वो सब याद नहीं रखना होगा। याद रखना इंडियन टेरिटोरियल वाटर में अगर चला जाता है तो वहाँ से इंपोर्ट शुरू हो जाता है। ठीक है, और इंपोर्ट तब खत्म होता है जब वो हो जो तुम गुड्स इंपोर्ट किए वो कस्टम अथॉरिटी क्लियर कर देता है, तुम अब क्या बोलते हैं इंडिया के अंदर लेके जा सकते हो, तब वो इंपोर्ट का जो गुड्स है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट, गुड्स, अगर गुड्स वेसल आया, ठीक है, अगर गुड्स व्हीकल में आया, अगर गुड्स एयरक्राफ्ट में आया, तो डिफरेंट केस में डिफरेंट डेट ऑफ ड्यूटी लगने वाले हैं। तो रेलिवेंट डेट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी, ठीक है, डेट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी, कितना परसेंटेज चार्ज होगा वो यहाँ पे पता चलेगा। एट द रेट कितना परसेंटेज चार्ज होगा वो कब पता चलेगा, बताओ जल्दी से। तो डेट है वो वाला डेट, कौन से डेट में कौन सा रेट हमको लेना होगा ना, पूर्ण के लिए पूर्ण परसेंट डिफरेंट रेट, तो एक एक करके देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, गुड्स इंपोर्टेड बाय वेसल, गुड्स कैसे इंपोर्ट करे? वेसल मतलब शिप के थ्रू। तो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन और डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड्स विच एवर इज लेटर। दैट मीन्स क्या हो गया? बिल ऑफ एंट्री और एंट्री इनवर्ड विच एवर इज लेटर, डेट रहेगा उससे समझ में आएगा। अब बहुत जन को पता नहीं चलेगा बिल ऑफ एंट्री क्या होता है, एंट्री इनवर्ड क्या होता है, इसलिए वहाँ पे हम पढ़ाए कि बिल ऑफ एंट्री क्या होता है, एंट्री इनवर्ड क्या होता है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? पहले आईजीएम होता है, ठीक है, वो क्या होता है? इम्पोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? एंट्री इनवर्ड फॉर अनलोडिंग द गुड्स। ठीक है, एंट्री इनवर्ड क्यों फाइल करते हैं? गुड्स जिस दिन अनलोड कर रहे हैं, फिर अनलोड ऑफ गुड्स हो जाते हैं, उसके बाद बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं। कौन फाइल करेगा? इंपोर्टर फाइल करेगा, किसके लिए? कस्टम ऑफिसर के लिए। वो होम कंजम्पशन के लिए अगर होता है तो वाइट बिल ऑफ एंट्री फाइल करना होता है, वेयर हाउसिंग के लिए होता है तो येलो बिल ऑफ एंट्री फाइल करना होता है। तो पहले एंट्री इनवर्ड में गुड्स को अनलोड करो, पहले होगा एंट्री, एंट्री हो गया, बिल गुड्स को अनलोड कर दिए। एक सेकेंड,
तो क्या हो गया, एंट्री इनवर्ड, गुड्स को अनलोड करो और बिल ऑफ एंट्री में तुम गुड्स को बाहर लेके चले जाओ, एंट्री मिल रहा है, ठीक है, ऐसे करके याद रखना। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कौन सा है, एंट्री इनवर्ड है और बिल ऑफ एंट्री है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल ऑफ एंट्री और एंट्री इनवर्ड विच एवर इज लेटर। उसके बाद अगर व्हीकल से आया, ठीक है, व्हीकल से आया, तो बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन और अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट और व्हीकल विच एवर इज लेटर, जिस दिन एयरक्राफ्ट या व्हीकल आया उस दिन का बात बोल रहे हैं, ठीक है। तो अराइवल और बिल ऑफ एंट्री, अराइवल और बिल ऑफ एंट्री, एक काम करो ना, पहले यहाँ पे ना एंट्री इनवर्ड लिख के रखो, उसके बाद बिल ऑफ, मैं कर देता हूँ। पहले तो एंट्री इनवर्ड होता है, उसके बाद बिल ऑफ एंट्री होता है ना, तो मैं वैसे ही कर दिया, बेटर रहेगा, कोई बात नहीं। हाँ, तो एंट्री इनवर्ड और बिल ऑफ एंट्री विच एवर इज लेटर, अराइवल ऑफ और बिल ऑफ एंट्री विच एवर इज लेटर। उस दिन का रेट लेना होगा, ठीक है, डन। अगर वो व्हीकल से आया या फिर एयरक्राफ्ट से आया, सेम होने वाला है। दैट मीन्स क्या हो गया, अगर वेसल से आया तो ये वाला होने वाला है, अगर व्हीकल या फिर एयरक्राफ्ट से आया तो ये वाला पोर्शन होने वाला है, डन। उसके बाद अगर गुड्स क्लियर फ्रॉम वेयर हाउस होगा तो डेट ऑफ फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, तो बिल ऑफ एंट्री का दिन का जो रेट होगा वो रेट लेना होगा। ऑल अदर गुड्स के लिए डेट ऑफ पेमेंट, ऑल अदर गुड्स के लिए क्या हो जाएगा, डेट ऑफ पेमेंट। और बैगेज के लिए नॉट अप्लाई, इंपोर्ट ऑफ पोस्ट नहीं चाहिए, तो ये सारा चीज़ हम लोग को चाहिए होगा। अगर वेयर हाउस हुआ तो क्या होने वाला है, जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल हुआ उस दिन का रेट। क्लियर? तो अच्छे से ये वाला एक बार चीज़ देख के रखो पहले फटाफट। ये रेट ऑफ ड्यूटी फिर क्या होगा, कितना रेट एप्लीकेबल होगा उसके बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, कितना रेट एप्लीकेबल होगा उसके बारे में बोल रहे हैं। अब जो एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज रेट, व्हाट इज एक्सचेंज रेट और रेट ऑफ ड्यूटी, दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्सचेंज रेट और रेट ऑफ ड्यूटी दोनों में डिफरेंस क्या है? रेट ऑफ ड्यूटी मतलब एग्जैक्टली करेंसी एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो अगर एग्जैक्टली तो रेट ऑफ ड्यूटी मतलब 10%, 15%, 18%, 19%, 20% एक्सेट्रा, और इसलिए डॉट परसेंट दिया हुआ, ठीक है। और तुम जब यहाँ पे जाओगे एक्सचेंज रेट में, उसमें क्या हो जाएगा, एक्सचेंज रेट का मतलब क्या हो जाएगा, डॉलर को हम लोग एक्सचेंज कर रहे कहाँ पे, रुपीज़ में, ये हो गया एक्सचेंज रेट। बात समझ में आया? दोनों का डिफरेंस समझ में आया? तो एक्सचेंज रेट क्या होने वाला है, अगर वो इंपोर्ट करता है, अगर वो इंपोर्ट करता है तो एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री, फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री, जिस दिन तुम बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहे हो उस दिन का रेट लोगे। अगर तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, डेट ऑफ फाइलिंग शिपिंग बिल, जब तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो कौन सा रेट लोगे, तुम्हारा शिपिंग बिल लोगे। एक्सचेंज रेट डिक्लेयर्ड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स इज रेलिवेंट। तो एक्सचेंज रेट कौन डिक्लेयर करेगा, एक्सचेंज रेट हम लोग कौन सा लेने वाले हैं, एक्सचेंज रेट जो सीबीआईसी डिक्लेयर करेगा वही रिलेवेंट होगा, ठीक है, डिक्लेयर्ड बाय सीबीआईसी। तो एक्सचेंज रेट कौन सा लेना होगा, हम लोग को सीबीआईसी वाला रेट लेना होगा। क्लियर? सीबीआईसी वाला रेट हम लोग को लेना होगा। अब तुम लोग जितना भी पढ़े हो एक बार ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन एक बार सॉल्व करके दिखाओ, बस बताओ कौन सा क्या क्या होने वाले, जल्दी से देखो एक बार। चलो इलस्ट्रेशन हम लोग वन करते हैं। क्या बोल रहे हैं, रेट ऑफ ड्यूटी एंड रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होगा वो बोलने बोले। रेट ऑफ ड्यूटी एंड रेट ऑफ एक्सचेंज, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। ड्यूटी मतलब क्या होता है, 10%, 20% ये सब, और रेट ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज वाला 10, उसमें क्या होगा, बिल ऑफ एंट्री। अब बोल रहे हैं क्या, एन इम्पोर्टर इम्पोर्ट सम गुड्स इन द मंथ ऑफ
February 2025 and the goods were cleared from Mumbai port were for warehousing on 8 February 2025 after the assessment. मतलब वो गुड्स चेक करेगा ना, अंदर कुछ सामान वामान सही से है कि नहीं, ड्रग्स वगैरह है कि नहीं, उसे चेक कर लेगा ना. Assessable value was $10,000. तो ये रेट हुआ. ये क्या हो गया, एक्सचेंज रेट हुआ. एक्सचेंज रेट मतलब यूएसए में उसका वैल्यू कितना है 10,000. तो मैं यूएसए का वैल्यू के ऊपर तो ड्यूटी नहीं लगाऊंगा, उसको किस में कन्वर्ट करूंगा, हम लोग के देश के करेंसी में, वो क्या होगा रुपीज में. तो इसको पहले रुपीज में कन्वर्ट करना होगा. अब क्या बोल रहे हैं, रेट ऑफ एक्सचेंज वॉज $1 इक्वल्स टू 44. किस जमाने में है ये, ठीक है, 44 रुपीज $1 में. ठीक है, तो 44 रुपीज अगर $1 में है तो $10,000 के लिए कितना होगा, कैलकुलेट करो बताओ. 10,000 इंटू 44, 4,40,000. ठीक है, ये हो गया एसेसेबल वैल्यू. एसेसेबल वैल्यू का मतलब समझ में आ गया, कितना वैल्यू में वो खरीदा. फिर द रेट ऑफ ड्यूटी 15%. The goods were warehoused at Pune and was cleared from Pune warehouse on 14th March 2025. पुणे warehouse से कहाँ पे कब क्लियर हुआ, 14 March 2025. And rate of duty was 10%. And the exchange rate, उस दिन का exchange rate क्या हो गया 45. तो मेरे को बोल रहा है क्या, पूछ रहा है what is the duty payable while removing the goods from पुणे. जब पुणे से हम लोग रिमूव करेंगे उसमें कितना ड्यूटी पेबल करना होगा. फर्स्ट हम लोग को एक्सचेंज रेट कौन सा लेना होगा, 44 या 45. क्यों 44, पहले बिल ऑफ एंट्री हो गया. तो हम लोग क्या लेंगे, बिल ऑफ एंट्री का रेट लेंगे. बात समझ में आ गया. एक्सचेंज रेट कौन से लेने वाला है, बिल ऑफ एंट्री वाला एक्सचेंज रेट लेने वाले, जो कि है 44 है. उसके बाद क्या लेंगे हम लोग, कौन सा परसेंटेज लेने वाले हैं, तुम्हारा 15% लेंगे या फिर 10% लेंगे. 15% क्या, विच इज लेटर. यहाँ पे क्या बोला था मैंने, तुम्हारा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे बताओ जल्दी से. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, गुड्स क्लियर्ड फ्रॉम वेयरहाउस. तो वेयरहाउस के डेट में तुम्हारा डेट ऑफ फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन. ठीक है, तो एक बार देखो यहाँ पे, तो रेट ऑफ एक्सचेंज, डेट ऑन विच बिल ऑफ एंट्री इज प्रेजेंटेड. रेट ऑफ एक्सचेंज कब होगा, डेट ऑन विच बिल ऑफ एंट्री इज प्रेजेंटेड. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, जो कि रेट हो जाएगा तुम्हारा 44 रुपीज. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ठीक है. तो मेरे को बताओ अब यहाँ पे क्या होने वाला है, फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री, जो पहला बिल ऑफ एंट्री वो वाला मुंबई में हुआ था. ठीक है, तो 44 होगा. रेट ऑफ एक्सचेंज इन ऑल इन फोर्स डेट ऑफ वन बिल प्रेजेंटेड 44. फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री मुंबई पोर्ट में हुआ था. ठीक है, डन. इसके बाद दो रेट दिया हुआ है, वन इज 15% एंड अनदर इज 10%. दोनों में कंफ्यूजन रहेगा, दोनों में कंफ्यूजन क्या होगा, देखो एक बार, दोनों में कंफ्यूजन क्या होगा, गुड्स क्लियर्ड फ्रॉम वेयर हाउस,
डेट ऑफ फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, डेट ऑफ फाइलिंग फॉर बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन। तो यहाँ पे कौन सा वाला होम कंजम्पशन हुआ, कौन सा रेट लेने वाले हम लोग, कौन सा 15 या 10? बिल ऑफ एंट्री 15 में, वहाँ पे बिल ऑफ एंट्री 10 तुम्हारा 14 मार्च, 14 मार्च को एक हुआ था और एक हुआ था 8 फरवरी को। बिल ऑफ एंट्री होम कंजम्पशन मतलब जब तुम कंजम्पशन के लिए बाहर लेके जा रहे हो, पहले तो मुंबई से लेके वो पोर्ट में था, वेयर हाउस में था, वो उस दिन का रेट था 15%, वो तो होम कंजम्पशन का रेट नहीं था। उसके बाद जब जब गुड्स बाहर निकला होम कंजम्पशन के लिए, वो कौन सा रेट था, 10%। तो हम लोग कितना परसेंट लेने वाले हैं, 10% लेने वाले हैं। गुड्स रिमूव फ्रॉम बॉन्डेड वेयर हाउस, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन। फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री का रेट कितना था, एट द रेट 15%, बट बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन कितना था, बोलो, एट द रेट 10%। तो हम लोग कौन सा लेने वाले हैं, एट द रेट 10% लेने वाले हैं ना, क्लियर? हम लोग कौन सा लेने वाले हैं, एट द रेट 10% लेने वाले हैं ना, जो होम कंजम्पशन वाला रेट है। येस और नो जल्दी से बताओ, तो हम लोग कौन सा रेट लेने वाले हैं, 10% वाला रेट लेने वाले। और ऊपर में हम लोग यहाँ पे 44 लेने वाले जो एंट्री में आया था। तो पहले हम लोग एसेसेबल वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा, एसेसेबल वैल्यू इक्वल्स टू $10,000 10,000 इंटू 44, 4,40,000 प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी 10%। कहाँ से लिया हम लोग 10%, ये वाला 10% हुआ, क्लियर? यहाँ से हम लोग 10% लिए, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, तुम्हारा टोटल आ गया। उसके बाद सोशल वेलफेयर सरचार्ज कितना परसेंट लेता था, 10% ऑफ वैल, तुम्हारा 10% ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी, याद है? किसके ऊपर लेता था, 10% किसके ऊपर लेता था, बोलो 10% किसके ऊपर ऊपर होता था, 10%। तो एस लिख के रखो, एस WS इक्वल्स टू 284 पेज नंबर में लिख के रखो, AWS इक्वल्स टू एट द रेट 10% ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी। कुछ नहीं बोलेगा तो चार्ज कर देना, 10% ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी वहां पे लिख के रखो। तो कितना परसेंट लगने वाला है, 10% लगने वाला है बेसिक कस्टम ड्यूटी के ऊपर। तो यहाँ पे बेसिक कस्टम ड्यूटी कितना है, बोलो, बोलो कितना है बेसिक कस्टम ड्यूटी तुम्हारे यहाँ पे, 44,000, ठीक है, 44,000। तो उसके ऊपर हम लोग क्या किए, चार्ज कर दिए। तो टोटल कॉस्ट कितना पड़ा फिर, 4,84, सॉरी 4,88,400, ठीक है? ठीक है, ये वाला सम हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है?